नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 38 किस्तें सुन चुके हैं। ये उस नौजवान की दास्तान थी जिस इंसान ने अपनी जिंदगी, अपना माल व मता, सब कुछ अपने वतन अजीज की खातिर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान का वो गुमनाम हीरो जिसके सामने कदर थी तो हमारी जानों की, जिसके सामने इज्जत थी तो पाकिस्तान की। उस पेशी पर जब वो अदालत में पहुंचा तो निगरानी के लिए हस्बे मामूल पुलिस का एक हवालदार और एक सिपाही उसके साथ मौजूद थे। तारीख भुगतने के बाद जब वो लोग हाथा कचहरी से बाहर आ रहे थे तो अचानक ही एक सिख पुलिस वालों से टकरा गया। उसे इस बेचारे मुसलमान कैदी पर बहुत तरस आ रहा था। ये मनोहर लाल था। खान ने उसे पहचान लिया था। पुलिस गार्ड वाले ऐसे खुदा खोफी करने वालों के मुंतजिर हुआ करते थे। ये लोग अमूमन कचहरियों में गैर मुल्की कैदियों को खाना खिलाया करते थे और इनकी कुछ नकद इमदाद भी कर दिया करते थे। इन लोगों की वजह से गार्ड्स वालों को भी बहुत मुफ्त की रोटी खाने को मिल जाती थी, वरना तो उन्हें दोपहर का खाना भी अपनी जेब से खाना पड़ता था। ये उनके असूलों के बिल्कुल ही खिलाफ था। आइए आपको खाना खिलाएं। उस सिख ने पुलिस वालों को ऑफर दी और फौरन वो मान गए। मैं भी इधर कैद रहा हूँ, मेरी भी लोग इसी तरह मदद किया करते थे। महाराज जी, कुछ भी हो, मैं तो इन लोगों का एहसान कभी नहीं भुला सकता। उसने एक गैर आबाद से होटल के केबिन में उन लोगों को बिठाते हुए कहा। खाना आने तक सिख ने अपनी धोती की डब में से एक बोतल भी निकाल ली थी और होटल के गिलासों में ही 4 आधे आधे गिलास तैयार करके सामने रख लिए थे। केबिन का हार्ड बोर्ड का बना हुआ दरवाजा बंद था। मुलाजिम उनके सामने खाना रख कर चला गया था। दोनों गार्ड के मुलाजिम शराब का पैग एक घूंट में ही डिकार गए थे, जबकि सिख और खान ने सिर्फ गिलासों को छूने पर इक्तिफा किया था। शराब उनके मेदे में पहुंचने की देर थी जब दोनों को खान ने नीम मुर्दा से होकर वहीं मेज पर गिरते देखा। उन्हें आवाज तक निकालने की मोहलत नहीं मिली थी। उनके ढेर होते ही सिख ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से एक पलास निकाला और वो मुश्किल 1-1.5 मिनट बाद ही खान की हथकड़ियां और बेड़ियां कटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। दूसरी समत वाली हार्डबोर्ड की दीवार उसने इतनी फुर्ती और तेजी से उखाड़ी थी कि खुद खान भी हैरान रह गया। चलो, उसने खान का बाजू पकड़ा। दोनों 10 मिनट बाद वहां से गायब हो चुके थे और जब तक होटल वालों को बेहोश सिपाहियों का सुराग मिलता, दोनों पठानकोट से निकल चुके थे। दोनों मनोहर लाल ही की बनाई हुई एक आरामगाह में फरोख्त थे। मनोहर लाल को खान की कहानी नहीं बताई गई थी, लेकिन वो उसके कारनामों से बाखूबी आगाह था। वो जानता था कि खान ने कितनी ही मर्तबा अपनी जान पर खेलकर बहुत अहम राज इसलिए हासिल किए थे कि उसका पाकिस्तान सलामत रहे। उसने मनोहर लाल को बताया था कि उसका वजूद सारे पाकिस्तान पर फैला हुआ है। आज वो 2 टुकड़े हो चुका था। मनोहर लाल महसूस कर सकता था कि आबिद खान जो बज़ाहिर जिंदा नजर आ रहा है, दरअसल अंदर से मर चुका है। दूसरी तरफ खान भी उसका दुख जान गया था। उसने इस पनागाह में 3 रोज गुजारने के बाद ये महसूस कर लिया था कि पाकिस्तान के दौलत होने के सानहे ने मनोहर लाल की रगों से खून निचोड़कर उसे नीम मुर्दा कर दिया है। मनोहर लाल ने उसे यहाँ इसलिए रखा हुआ था कि खान कम अज कम जिस्मानी तौर पर सफर के लिए काबिल हो जाए, लेकिन खान के लिए अब यहाँ एक एक सांस बोझल हो रही थी। उसे इस जमीन पर हर तरफ शबनम की मुकद्दस खून की महक महसूस हो रही थी। वो जहरबाज जिसे उसने जेल में अपने अंदर दबाए रखा था अब फूट पड़ा था और खान को अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। शबनम मरकर उसके अंदर जिंदा हो गई थी। उस रोज जब उसके सामने भारत का नक्शा फैलाए सरहद अबूर करने से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था तो खान का जी चाहता था कि वो इस लम्हे उड़कर उस नक्शे पर फैली तमाम लकीरें फैलांग जाए। मैं जिंदा तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन एक ही ख्वाहिश है दिल में कि आखिरी सांस अपनी जमीन पर निकले। चुप करो, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, ऐसी बातें ना करो। तुम तो मुझे भी मार डालोगे। मेरे दोस्त, मैं मर गया तो और बात है, अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह तुम्हें अपने वतन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और हाँ, अब के बाद मुझे मनोहर लाल कभी ना कहना। अब जब हम आखिरी मर्तबा मिल रहे हैं तो मुझे अपने चेहरे से नकाब उतार देने दो। मेरा नाम शाहिद अली है, शाहिद अली। शाहिद मेरे दोस्त, क्या मुंह लेकर जाऊंगा पाकिस्तान में? मेरे पास जिंदा रहने का अब क्या ढकोसला बाकी रह गया है? कुछ भी तो नहीं। मुझसे तो सब ही कुछ छिन गया है और फिर अब मकसद ही क्या रह गया है जिंदगी में? जिस काम को आए थे वो तो न कर सके। नहीं आबिद, शाहिद अली ने तड़प कर उसकी बात काट दी। खुदा की कसम, तुमने अपना काम मुकम्मल और बसात से बढ़कर किया। खैर छोड़ो इन बातों को। हमने अभी तक तुम्हारे दोस्त कुमार को अपने कब्जे में रखा है। खासा काम का आदमी है, 3-4 बड़े अच्छे काम कर दिए हैं। इस मर्तबा उसने बजिद होकर कहा था कि पंडित जी से मुलाकात जरूर होनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस मर्तबा उससे मुलाकात कर ही लें। आबिद खान, हमने सरहद कुमार की मदद से और राजस्थान सेक्टर से अबूर करनी है। उसने गुफ्तगू का रुख हकाए की तरफ मोड़ते हुए कहा।
जैसे तुम्हारी मर्जी। आबिद खान कहकर खामोश हो गया। तीसरे रोज जब दोनों उस महफूज पनागाह से निकलकर अबूहर की तरफ जा रहे थे तो खुद खान को अपनी शक्ल शीशे में देखकर आबिद खान होने का यकीन नहीं हो रहा था। उसका हुलिया शाहिद ने इस कामयाबी से बदला था कि वो खुद को देखकर चकरा कर रह गया था। अबूहर तक का सफर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन से किया और बहिफाजत वहां तक पहुंच गए। खान को एक मर्तबा फिर तमाम भूली बिसरी कहानियां याद आ गई थी। उसने उस सरहदी इलाके में जिंदगी और मौत का जो तवील मार्का लड़ा था, उसकी एक एक तफसील जिंदा होकर उसके सामने आन खड़ी हुई थी। वो सोचने लगा आज फिर उस महाज पर वो जिंदगी से दो दो हाथ करने जा रहा है। क्या आज भी फतह उसकी होगी? उस ख्याल से उसे एक मर्तबा तो झुरझुरी सी आ गई। शाहिद अली ने सिख का रूप धार रखा था और पाल सिंह के नाम से उसके हम रुकाब था। उसने रवानगी से पहले ही एक लोडेड पिस्तौल उसके हाथ में थमा दिया था। दोनों स्टेशन के बाहर बने एक चाय के स्टॉल पर बैठे थे। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। खान ने चाय का खाली कप रखते हुए सरगोशी की। हाँ जरूर। पाल सिंह भी उठकर खड़ा हो गया। लारी अड्डे तक का सफर उन्होंने आबादी से बच बचा कर ही तय किया था और रास्ते में किसी भी चेक पोस्ट से उनका वास्ता नहीं पड़ा था। मकसर की तरफ से आने वाली लारी के चलने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे और भारत में 15-20 मिनटों का मतलब खान बखूबी समझ चुका था। वो जानता था जब तक लारी मुकम्मल बुक न हो जाए चलेगी नहीं। इसलिए 2 टिकट खरीद कर दोनों बुकिंग वाली खिड़की के बिल्कुल सामने चाय के एक खोखे में आन बैठे थे। खान को असूली तौर पर इस वक्त खाना खाना चाहिए था, लेकिन उसकी तो भूख कभी की मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उसके साथी का भी यही आलम था, लेकिन खान ने एहतियातन चाय के साथ कुछ उबले हुए अंडे मंगवा लिए थे। दोनों ने जबरदस्ती चाय के साथ अंडे जहर मार किए थे। बस रवाना होने से बमुश्किल 2-3 मिनट पहले ही वो इसमें सवार हुए। इस दौरान खान ने इस गोल आंखों और क्लीन शेव वाले दरमियानी उम्र के हिंदू को नजरअंदाज नहीं किया था जो उनके बराबर वाली सीट के कोने में आकर बैठा था। खान ने जानबूझकर पाल सिंह को खिड़की की तरफ बिठा दिया था और खुद सीट के कोने पर बैठा था ताकि क्लीन शेव वाले को करपाल सिंह से गुफ्तगू का मौका ही न मिल सके और अगर उसकी हिस्स सिक्योरिटी भड़कने भी लगे तो खान खुद उसे मुतमिन कर दे। एक मर्तबा फिर वो अपने जोबन पर लौट आया था। क्या शुभ नाम है आपका? बस चलने के बमुश्किल 5-6 मिनट बाद ही उस सिक्योरिटी वाले हिंदू ताले ने उससे सवाल दाग दिया। श्रीमान जी, क्या मैं शक्ल से पागल लगता हूँ? खान ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग कर उसे बौखला दिया। मैं समझा नहीं। सिक्योरिटी वाला वाकई बौखला गया था क्योंकि खान ने यह बात इतने जोर से कही थी कि उसके साथ वाली 3-4 सवारियां भी चौंके बगैर न रह सकी। वो सब मुस्कुराते हुए खान और सिक्योरिटी वाले को घूर रहे थे और सिक्योरिटी वाला हिंदू लाला खुदामखा खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो संभल गया। आप तो बुरा मान गए श्रीमान। उसने संभाला लेकर खान से बड़ी शाइस्तगी से कहा, मैंने सोचा सफर काटने के लिए किसी से बातें ही करता चलूं। पिछले 1 हफ्ते से 10 इंटरव्यू दे चुका हूं। हर कोई यही सवाल पूछता है, फिर दूसरे सवाल और आखिर में क्षमा कीजिए, हमारे पास कोई जगह आपके लायक नहीं कहकर चलता कर देता है। मेरा तो महाराज जी अब ये जी चाहता है कि ऐसा सवाल पूछने वाले का गला घोंट दूं। ये फिक्रा उसने हिंदू लाला की तरफ झुकते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा। उसका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा ही था कि वह सिक्योरिटी वाले को हालात से बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। उसे अब लेने के देने पड़ गए थे। खान उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। अब यही देख लो, कल एक क्लर्क की असामी के लिए दरख्वास्त गुजारी थी और आज दिल्ली से मकसर जा रहा हूँ। मालूम हुआ है कि भर्ती करने वाले अफसर की ननिहाल यहाँ है। उसकी बीवी का एक रिश्तेदार ढूंढा है साला। देखूंगा अब बीवी का हुक्म कैसे टालेगा। खान बोलता चला गया। सिक्योरिटी वाले को उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी गुफ्तगू में 2-4 और सवारियों को भी शामिल कर लिया था। फिर वो सब तो आपस में बहस करने और हुकूमत को बाजमात गालियां देने में मसरूफ हो गए और खान मुंह फुलाकर सामने देखने लगा। सिक्योरिटी वाले को दूसरे लोगों से जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। पाल सिंह बज़ाहिर तो उस गुफ्तगू से बिल्कुल आताल्लुक खिड़की से बाहर अंधेरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर हकीकत उसके कान उसी तरफ लगे हुए थे। इस सूरत हाल से वो खासा महफूज हो रहा था और दिल ही दिल में खान को अब तक कई मर्तबा दाद दे चुका था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वाकई उसका साथी कोई गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। खुदा जाने सिक्योरिटी वाले ने जाना कहाँ था, लेकिन मिक्सर शहर में लारी दाखिल होने से पहले ही वो एक गांव के नजदीक ही उतर गया। वंडरफुल। खान का साथी जेर लब मुस्कुराया। शुक्रिया, खान ने उसकी दाद कबूल करते हुए कहा। मकसर बस स्टॉप से पहले ही दोनों उतर गए। वो किसी मजीद तफ्तीश का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे और ये नामुमकिन था कि इनके इस्तकबाल के लिए लारी अड्डे पर कोई मौजूद न हो। जब से लुधियाना में गुफ्तगू के बाद उसे पाल सिंह की जुबानी हालात की संगीनी का एहसास हुआ था, वो हद से ज्यादा मोहतात हो गया था। इस इलाके में एक लंबी लड़ाई हालात से लड़ने के बाद उसे कम अज कम इस बात का इल्म जरूर हो चुका था कि कौन से रास्तों पर अमूमन फौज ज्यादातर मोर्चा बंद रहती थी। उसे अपनी नेविगेशन पर मुकम्मल एतमाद था। रास्ते
ہنستے ہاتھ کی لکیروں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتے چلے گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ جس راستے سے گزر جاتا ناممکن تھا کہ دوبارہ اسے بھلا سکتا۔ اس نے بلا کی قوت اندازہ پائی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب وہ پال سنگھ کو ٹیوب ویل کے نزدیکی کھیت میں چھپا کر خود اس دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن وہ کون ہے اس کا اندازہ ابھی اسے نہیں تھا۔ دستک دینے کا انداز خاصا شریفانہ تھا۔ اندر موجود شخص نے دروازہ کھولنے سے پہلے لالٹین روشن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے خدا کا شکر گزارا کہ اس کا سامنا کمار ہی سے ہوا تھا۔ اتنی رات گئے کمار اچانک پنڈت جی مہاراج کو سامنے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑا گیا، لیکن جلد ہی وہ کھل اٹھا۔ مہاراج جی کہہ کر وہ بے اختیار خان سے لپٹ گیا۔ آپ نے تو داس کو بھلا ہی دیا تھا، کوئی خیر خبر ہی نہ دی۔ ہم کسی دوست کو نہیں بھلایا کرتے کمار جی، یورپ سے جیسے ہی واپس آئے ملنے آ گئے۔ میرا سبھاگیہ ہے مہاراج۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے دروازہ کھولا۔ 5 منٹ بعد ہی خان اس کا تعارف ایک بڑے اسمگلر کی حیثیت سے پال سنگھ سے کروا چکا تھا۔ خان نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سردار جی لاکھوں روپے کی ہنڈی لے کر اور ادھر سے مال ادھر آئے گا۔ سردار جی کو وہ تعارف کے بعد وہیں لے آیا تھا۔ خان نے احتیاطاً 100 کے 5 نوٹ کمار کو آتے ہی تھما دیے تھے، کیونکہ سردار جی نے ابھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ کمار کی مٹھی گرم ہو چکی تھی۔ نوٹ خان کی مٹھی سے کمار کی جیب میں اور کمار کا دل خان کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ وہ تو اسی لمحے سردار صاحب کی سیوا کے لیے کچھ جل بھوجن کا بندوبست کرنے جا رہا تھا، لیکن خان نے منع کر دیا۔ اس نے کمار سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی آمد سے کسی کو گاؤں میں مطلع نہ کرے۔ کمار کے بستر کی چادر اس نے زمین پر بچھی خشک گھاس پر بچھا لی اور دونوں اس پر لیٹ گئے۔ رات کے آخری پہر دونوں کی چند منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی، لیکن پو پھوٹنے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو گئے۔ کمار ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ خان نے اسے جگایا اور کمار تھوڑی دیر بعد ان کے لیے گھر سے بڑا تگڑا ناشتہ بنا کر لے آیا۔ شاہد علی کی زبانی اس بات کا علم خان کو ہو چکا تھا کہ وہ ابوہر کے تمام سرحدی علاقوں سے بخوبی واقف ہے۔ خان جان سکتا تھا کہ یہ واقفیت کس نوعیت کی ہوگی۔ کچھ بھی تھا، اسے کمار سے ایک اہم کام لینا تھا۔ گو کہ اس کے ساتھی پہلے بھی اس کے حوالے سے کمار سے کام لے چکے تھے، لیکن آج کی مہم بہت اہم تھی۔